जैसे ही उन्होंने गांव की सीमा पार की और जंगल के मुहाने पर पहुंचे, हवा का रुख अचानक बदल गया। वहां की हवा सामान्य नहीं बल्कि बहुत भारी थी और उसमें एक अजीब सी सड़ांध थी, जैसे कोई मांस बहुत दिनों से सड़ रहा हो। ये वही जंगल था जहां दशकों पहले कई लोग गायब हो गए थे। नंदू भाई टॉर्च जलाओ। जैसे ही टॉर्च की रोशनी घने पेड़ों पर पड़ी, उनके होश उड़ गए। चलो पंकज, जल्दी पैर बढ़ाओ। अभी वे कुछ कदम ही चले थे कि अचानक हवा में एक भयानक अट्टहास गूंजा। पंकज का पैर एक जड़ में फंस गया। बचाओ नंदू भाई, किसी ने मेरा पैर पकड़ा है। नंदू ने तुरंत टॉर्च मारी तो देखा कि कोई हाथ नहीं था, बल्कि एक काली बेल सांप की तरह पंकज के पैर से लिपटी हुई थी। नंदू ने अपनी कुल्हाड़ी दांव से उसे काटा। वे दोनों वहां से बेतहाशा दौड़ने लगे। जंगल पार करते ही उन्हें दूर अपने गेहूं के खेत दिखे। चांदनी रात में गेहूं की फसल लहलहा रही थी। उन्हें लगा कि वे सुरक्षित हैं, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। जैसे ही वे खेत की मेड़ पर पहुंचे, पंकज को पीछे कुछ महसूस हुआ। पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक बहुत ही लंबा, करीब 8 फीट का साया खड़ा था। उसका चेहरा धुंधला था। वो साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। दौड़ो पंकज, खेत की कोठरी झोपड़ी में छुप जाओ। दोनों गेहूं के घने पौधों के बीच से भागने लगे। गेहूं की बालियां उनके चेहरे पर किसी चाकू की तरह चुभ रही थी। वे दौड़कर खेत के बीच बनी छोटी सी झोपड़ी में घुसे। बाहर सन्नाटा छा गया। अचानक झोपड़ी की छत पर किसी के चलने की आवाज आई। फिर किसी ने दरवाजे को धीरे से खटखटाया। पंकज, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। पंकज का हाथ दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन नंदू ने उसे झपट कर रोक दिया। नहीं पंकज, ये छलावा है। तेरी पत्नी इस आधी रात को जंगल पार करके यहाँ नहीं आ सकती। ये वही शैतान है। बाहर वो शैतान तरह तरह की आवाजें निकालता रहा। कभी वो नंदू के मरे हुए पिता की आवाज में रोता, तो कभी जानवरों की तरह गुर्राता। जब सुबह की हल्की सफेद धुंध छाने लगी, तो उन्होंने सोचा कि अब भागने का सही समय है। वे झोपड़ी से निकले और गांव की ओर भागे, लेकिन कोहरे के कारण वे रास्ता भटक गए। वे वापस उसी गहरे जंगल के बीचों बीच पहुंच गए, जहां आज तक कोई नहीं गया था। वहां उन्हें एक छोटी सी जर्जर कुटिया दिखाई दी। वहां एक बहुत ही वृद्ध व्यक्ति बैठा था, जिसकी त्वचा कागज की तरह झुर्रियों वाली थी। आ गए राही, उस रक्त पिशाच की नजर तुम पर पड़ गई है। बाबा, हमें बचा लीजिए। हम सिर्फ अपने खेतों को पानी लगाने आए थे। हमें हमारे घर पहुंचा दीजिए। वह तुम्हें घर नहीं जाने देगा। वह अब तुम्हारा खून चखेगा। लेकिन मेरे पास एक तरीका है। उस पिशाच का अंत करना होगा। ये लो, काली राख और अभिमंत्रित लोहे के कील। जब वह अपनी अंतिम शक्ति का प्रयोग करे, तो इस राख को उसकी आंखों में डालना और ये कील उसके साये की छाती में गाड़ देना। याद रखना, अगर तुम चूके तो तुम्हारी रूह भी इसी जंगल में कैद हो जाएगी। बुढ़े ने उन्हें कुछ ऐसे गुप्त मंत्र सिखाए, जिन्हें सुनकर ही पंकज के रोंगटे खड़े हो गए। रात फिर से गहरा गई। इस बार नंदू और पंकज भाग नहीं रहे थे। वे जानते थे कि आज रात या तो वे बचेंगे या वह शैतान। जैसे ही वे जंगल के उस पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, और वही विशाल आकृति उनके सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी हंसी से पूरा जंगल गूंज उठा। तुझे क्या लगा वह बुढ़ा तुझे बचा लेगा? मैं सदियों से भूखा हूँ। पंकज ने तुरंत बुढ़े द्वारा दिया गया मंत्र जोर जोर से पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्रों की गूंज हवा में फैली, वह तड़पने लगा। उसकी ताकत कम होने लगी। नंदू ने झोले से वह काली राख निकाली और एक झटके में उस शैतान की लाल आंखों में झोंक दी। भूत एक दर्दनाक चीख के साथ जमीन पर गिर पड़ा।
पूरा जंगल उस चीख से दहल उठा। उसी पल नंदू ने वो लोहे का कील निकाला और पूरी ताकत से उस साये के सीने में गाड़ दिया और वो भूत राख के ढेर में बदल गया। अचानक जंगल का वह भारीपन गायब हो गया और दूर से सूरज की पहली किरण दिखाई दी। नंदू और पंकज हाँफते हुए वे चुपचाप अपने गांव की ओर चल दिए। आज उनके गेहूं के खेत भी सुरक्षित थे और उनका गांव उस खौफनाक साये से हमेशा के लिए आजाद हो गया था। सूरज की पहली किरण ने अभी पहाड़ियों को छुआ ही था कि नंदू और पंकज गांव की सीमा पर पहुंच गए। उन्हें लग रहा था कि सब खत्म हो गया, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी गली में कदम रखा उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। नंदू भाई, रुकिए, आपको नहीं लगता कि गांव आज कुछ ज्यादा ही शांत है? सुबह के 6 बज रहे हैं, अब तक तो मंदिर की घंटी बज जानी चाहिए थी, दातून करते लोग दिखने चाहिए थे, पर यहाँ तो परिंदा भी पर नहीं मार रहा। शायद कल की उस चीख ने सबको डरा दिया होगा। जो धमाका जंगल में हुआ वो कोई मामूली बात नहीं थी। चल अपने घर चल। जैसे ही वे अपने घर के दरवाजे पर पहुंचे उन्होंने देखा कि दरवाजों पर अजीब काले रंग के निशान बने हुए थे। अचानक पंकज के घर के भीतर से किसी के सिसकने की आवाज आई। ये तो मेरी माँ की आवाज है। माँ, ओ माँ, खोलो दरवाजा। पंकज ने धक्का देकर दरवाजा खोला। घर के बीचों बीच वही रहस्यमयी बुढ़ा बैठा था जिसे वे जंगल में छोड़कर आए थे। तुमने जिसे मारा वह तो सिर्फ एक प्रहरी गार्ड था। असली शैतान तो अब जाग गया है क्योंकि तुमने उसके सीने में लोहे की कील गाड़ी है। वह कील उसे मारने के लिए नहीं बल्कि उसे नींद से जगाने की चाबी थी। क्या बकवास कर रहे हो बुढ़े? तुमने ही तो कहा था कि ये कील उसे खत्म कर देगी। तुमने हमें धोखा दिया। धोखा नहीं, मैंने तुम्हें जरिया बनाया। वह कील सदियों पहले एक यक्षी ने उसे कैद करने के लिए लगाई थी। तुमने उसे निकालकर दोबारा गाड़ दिया जिससे वह पुराने बंधन टूट गए। अब वह पिशाच आजाद है और वह भूखा है। अभी बुढ़े की बात पूरी भी नहीं हुई थी। दिन की रोशनी धीरे धीरे धुंधली होने लगी। दोपहर के 12 बजे ही रात जैसा अंधेरा छा गया। तभी खेत की तरफ से गांव के एक लड़के की चीख सुनाई दी। भागो, खेत में आग लग गई है, पर यह आग लाल नहीं नीली है। नंदू और पंकज पागलों की तरह अपने गेहूं के खेत की ओर दौड़े। वहां का नजारा दिल दहला देने वाला था। उनके लहलहाते गेहूं के पौधे अब काले पड़ चुके थे। खेत के बीचों बीच जमीन फट गई थी और वहां से वही छलावा दोबारा निकल रहा था, लेकिन इस बार वो पहले से 10 गुना बड़ा और डरावना था। नंदू, पंकज, तुमने मेरा अधूरा काम पूरा कर दिया। अब इस गांव का हर कतरा मेरा है। पंकज, भागना नहीं। अगर आज हम पीछे हटे तो गांव का एक भी बच्चा नहीं बचेगा। याद कर, उस बुढ़े ने मंत्र सिखाए थे, उनका उल्टा जाप करना होगा ताकि ऊर्जा वापस जमीन में जाए। पिशाच ने अपनी लंबी नुकीली उंगलियों से उन पर हमला किया। नंदू का कांधा बुरी तरह जख्मी हो गया। नंदू भाई, वो देखिए, हमें इसे जलाना होगा, पर साधारण आग से नहीं, हमारे संकल्प की आग से। संघर्ष गहराता गया। पिशाच ने हवा में उड़कर उन पर पत्थर और कांटे बरसाने शुरू किए। तभी गांव के अन्य किसान जो अब तक छुपे हुए थे हाथों में मशालें लेकर बाहर आने लगे। नंदू, हम अकेले तुम्हें मरने नहीं देंगे। यह खेत हमारा है, यह मिट्टी हमारी है। सबने मिलकर एक घेरा बनाया। पिशाच उस घेरे के भीतर कैद होने लगा। अचानक वो बुढ़ा फिर प्रकट हुआ, लेकिन इस बार वो एक रक्षक कशून्य की तरह खड़ा था। उसने अपनी लाठी जमीन पर पटकी। पंकज, इस पिशाच की कमजोरी इसकी परछाई में छिपी है। अपनी टॉर्च को इसके ऊपर नहीं, इसके पैरों के नीचे मारो। जैसे ही सबने अपनी रोशनियां पिशाच के पैरों के नीचे केंद्रित की, उसकी परछाई सिकुड़ने लगी। वह दर्द से तड़पने लगा।
परछाई के सिकुड़ते ही उसका असली शरीर कमजोर पड़ने लगा। पंकज, अब समय है। अपनी कुदाल उठाओ और इस नापाक जमीन के उस हिस्से को काट दो जहां इसकी जड़ें हैं। पिशाच धीरे धीरे मिट्टी में विलीन होने लगा। घंटों के संघर्ष के बाद जब आखिरी बार पिशाच की आवाज सुनाई दी तो वह एक हारने वाले की सिसकी थी। पूरा खेत फिर से शांत हो गया। नीला धुआं छंट गया। नंदू जमीन पर गिरा हुआ था। उसके शरीर पर गहरे घाव थे, लेकिन वह जीवित था। पंकज ने उसे सहारा देकर उठाया। नंदू भाई, हम जीत गए? क्या सच में सब खत्म हो गया? ताज्जुब की बात यह थी कि जो गेहूं काले पड़ गए थे वे अब सोने की तरह चमक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पिशाच की नकारात्मक ऊर्जा मिट्टी में मिलने के बाद खाद बन गई हो। गांव वाले अब डरे हुए नहीं थे, बल्कि गर्व से अपने वीरों को देख रहे थे कि अचानक आसमान का रंग फिर से मटमैला होने लगा। नंदू की नजर उस जगह पड़ी जहां पिशाच विलीन हुआ था। वहां की मिट्टी अब भी खौल रही थी। पंकज, जश्न अभी मत मना। देख उस मिट्टी को, वो अभी भी ठंडी नहीं हुई है। और वो बूढ़ा, वो ऐसे अचानक हवा में कैसे गायब हो गया? मुझे लग रहा है कि हमने पिशाच को मारा नहीं, बल्कि उसे सिर्फ एक नया रास्ता दे दिया है। नंदू भाई, आप व्यर्थ चिंता कर रहे हैं। हमने उसे अपनी आंखों से मिट्टी होते देखा है। चलिए घर चलते हैं। जैसे ही वे दोनों अपने घर की ओर मुड़े, अचानक जमीन में एक बहुत बड़ा कंपन हुआ। अचानक गांव के कुएं से पानी की जगह गाढ़ा काला तरल बाहर निकलने लगा। नंदू और पंकज कुएं की ओर दौड़े। भीतर से वही सड़ी हुई गंध आ रही थी। तभी कुएं के भीतर से एक भारी आवाज आई। मिट्टी का कर्ज खून से चुकाना होगा। कुएं के पास की जमीन फटी और उसमें से उस रहस्यमयी बुढ़े का हाथ निकला। वो बाहर निकला, पर अब उसकी आंखों में सफेद धुआं था। बाबा, आप तो गायब हो गए थे। मूर्ख इंसानों, जिस पिशाच को तुमने मारा वह तो मेरा बेटा था। मैंने तुम्हें इसीलिए मंत्र दिए ताकि तुम उसकी शारीरिक कैद को तोड़ सको। अब वह शुद्ध ऊर्जा बन चुका है। वह हवा में है, पानी में है और मिट्टी के हर कण में है। पंकज, हमारे पास अब सिर्फ एक ही रास्ता है। हमारे पूर्वजों ने कहा था कि अगर कोई अनिष्ट शक्ति गांव को घेर ले तो उसे केवल कुदाल और उस व्यक्ति के रक्त से रोका जा सकता है जिसकी जड़ें इस मिट्टी में सबसे गहरी हों। मेरे दादाजी ने एक चांदी का ताबीज छोड़ा था। इसे कुएं के केंद्र में फेंकना होगा, लेकिन फेंकने वाले को खुद भी गहराइयों में उतरना होगा। नंदू ने ताबीज निकाला। पिशाच काली आंधी बनकर बढ़ रहा था। बुढ़ा चिल्लाया, रुक जाओ, तुम्हारी आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी। गांव के बच्चों की जान के लिए मेरी आत्मा की मुक्ति छोटी चीज है बुढ़े। नंदू ने ताबीज सीने से लगाया और कुएं में छलांग लगा दी। एक सफेद रोशनी का स्तंभ निकला जिसने पिशाच को नष्ट कर दिया। कुआं साफ पानी से भर गया, लेकिन नंदू बाहर नहीं आया। पंकज समझ गया कि अब नंदू इस गांव का अमर रक्षक बन चुका है। महीनों बाद पंकज को सपने में नंदू दिखा। नंदू का चेहरा डरा हुआ था। नंदू की रूह सपने में। पंकज, वो वापस आ रही है। उसने अपनी जड़ें फिर से फैला दी हैं। कुएं के नीचे देखो। पंकज जागकर कुएं पहुंचा। वहां मिट्टी नीली पड़ गई थी। अचानक कुएं से एक स्त्री का हाथ निकला जिसके नाखून लंबे और काले थे। नंदू ने मुझे जगा दिया। मैं इस गांव की असली मालकिन हूँ। वह पिशाचिनी सामने खड़ी थी। पंकज, डरो मत। इसकी शक्ति इसकी परछाई में है जो कुएं के भीतर तक जा रही है। नंदू की रूह और पिशाचिनी के बीच युद्ध शुरू हुआ और कुदाल से पिशाचिनी की परछाई पर प्रहार किया। पिशाचिनी ने दर्दनाक चीख मारी,
पंकज के प्रहार ने पिशाचिनी को वापस कुएं में धकेल दिया। नंदू ने कुएं पर एक विशाल पत्थर रख दिया जिस पर शांति का प्रतीक बना था। पंकज, अब मेरा काम पूरा हुआ। इस पत्थर को कभी हटने मत देना और याद रखना, प्रकृति से उतना ही लो जितना जरूरी हो। नंदू की रूह विलीन हो गई।